पूरा शास्त्र को अपने समय के अनुसार उन्होंने देखा कि इस काल में ऐसी ऐसी चीज चल रही है, उसके अनुसार उन्होंने गणना करके लिखा। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो बड़ा मिहिर जी आए। बड़ा मिहिर जी ने उस इसमें कुछ ऐड ऑन किया, कुछ फेर बदल किया। कालिदास आए, कालिदास ने भी कुछ फेर बदल किया। और वो फेर बदल करने का सिर्फ तात्पर्य यही रहा क्योंकि जिस समय में वो चल रहे थे उस समय से पीछे का वो शास्त्र था, उन्होंने कुछ परिवर्तित किया। जैसे आज के जमाने में कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक आई, भृगुनंदी नाड़ी आई, केपी एस्ट्रोलॉजी आई, जैमिनी बहुत पुराना है लेकिन जैमिनी को भी रिफाइन किया गया, जैमिनी आई, लाल किताब आया, न्यूमरोलॉजी आई। ये सब क्या है? पराशर बृहत होरा शास्त्र का या हमारे शास्त्रों का रिफाइंड वर्जन ही है, अर्थात उसे बेहतर तरीके से किया गया है, वही हम लोग समझ पा रहे हैं। कुछ हल्का कर दिया गया या फिर ऐसा किया गया कि उसमें जो चीजें पुराने जमाने के अंतर्गत आ रही थी उसे इस नई चीजों के साथ जोड़ा गया। जैसे फोन को हम लोग राहु से जोड़ते हैं, कंप्यूटर को हम लोग राहु से लेते हैं, केतु से लेते हैं, लेकिन इंटरनेट राहु है। और जब इंटरनेट का कोई जमाना नहीं था, इंटरनेट जब था ही नहीं, तो उस वक्त कहाँ से हम लाते कि भाई यह जो इंटरनेट है वो राहु है। तो हम उसके कारक तत्वों को जोड़ते हैं कि भाई यह जो है वो दूरदर्शिता को दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित होगा। या शिक्षा को दर्शा रहा है तो कहीं कहीं बुद्ध से संबंधित होगा। या अध्यात्म को दर्शा रहा है तो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित होगा। या जो है बहुत बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, पूरे दुनिया को जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो राहु होगा। तो ऐसे हम करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो नक्षत्र जो है, पहले जो ज्योतिष हम करते थे, हम लोग करते थे, वो नक्षत्र पे ही आधारित था, नक्षत्र पे ही हम कार्य कर रहे होते थे। जैसे जब पहले ज्योतिष किया जाता था तो लग्न नहीं होता था, 12 राशियां नहीं होती थी, 27 नक्षत्र के अनुसार ही इसे व्यवस्थित किया जाता था। जब आप पढ़ेंगे जैसे नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, भविष्य पुराण है, इसमें बहुत अच्छे नक्षत्रों की व्याख्या की गई है। जब दशरथ जी मृत्यु तुल्य कष्ट उन्हें प्राप्त हो रहा था, तो उस वक्त वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी ने स्वयं कहा है कि मेरे कुंडली के अंतर्गत अंगारक अर्थात मंगल, मंगल जो है वह भी इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस कारण हमारी ये परेशानियां जो है वो बड़ी हुई हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि मेरा जो लग्न है वो नक्षत्र से आधारित हो रहा है और उसी में मंगल गोचर कर रहे हैं, इस कारण मैं पीड़ा में आ रहा हूँ, मैं कष्ट में आ रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे अभिमन्यु के बारे में, जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व। कर्ण की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व। अर्थात नक्षत्र जो है वो बहुत आदिकाल से चलता आ रहा है। नक्षत्र की जब गणना लोगों से कठिन होने लगी तो पराशर ऋषि ने इसे शॉर्ट टर्म में करते हुए क्या कर दिया, इसे 12 राशियों पे आधारित कर दी गई। जैसे एक भाचक्र है जिसे जॉडिक कहते हैं, या 360 डिग्री का होता है। इस पे ही वास्तु है, इस पे ही ज्योतिष है। जब 360 को हम 30 डिग्री से विभाजन करते हैं तो हमें 12 भाग प्राप्त होते हैं इसके। और उसी को जब हम 27 से करते हैं तो 13.20 डिग्री हमें प्राप्त होता है। और यह जो 13.20 डिग्री हमें प्राप्त होता है वह एक नक्षत्र है। और इसी को हम तरीके से समझ पाते हैं। जैसे एक स्क्रीन में आपके सामने रख रहा हूं, वो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, श्रिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्नता ऋचो अरिष्टनेमि,
स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। इसमें एक रेखा अंकित की गई आकाश में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा और समझा कि एक स्वस्तिक बन रहा है। जैसे मघा नक्षत्र से आप ऊपर बढ़ते हैं 14 डिग्री, वहां फिर नीचे आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं 14 डिग्री, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं 14 डिग्री, नीचे बढ़ते हैं 14 डिग्री, तो इस प्रकार एक आकृति बनती है जिसे स्वस्तिक कहते हैं। आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वस्तिक के नाम से जानते हैं। उसी की परिकल्पना के साथ स्वस्तिक का निर्माण हुआ, और इसीलिए नक्षत्रों को मंगलप्रद कहा गया। अर्थात ये जो नक्षत्र है वो मंगलप्रद है। आप देख रहे होंगे सामने में, या एक से लेके टोटल 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, नहस, चित्रा, ऐसे सभी नक्षत्र आपको दिख रहे हैं। आप सबसे नीचे जाइए, सबसे नीचे आपको दिखेगा भचक्र, जो सूर्य है। सूर्य के चारों ओर भचक्र बना है, जिसे हम लोग 360 डिग्री से जानते हैं। और इन 360 डिग्रियों में आप यह देखेंगे कि जहां से 0.30 डिग्री पे मेष आया, मेष के अंदर अश्विनी आए हैं, भरणी आए हैं, और कृतिका का एक आया है। अब देखिए यहाँ आपको दिखेगा, आप समझ पा रहे होंगे। हम्म, ठीक है। एक चरण कृतिका का, और 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के। ये सीधा कहाँ से आ रहा है? यह 30 डिग्री जो भचक्र का है वहां से निकल कर आया है। अभी जो 4 4 है, अर्थात अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण, इससे बनकर इस चार, ये 9 चरणों से बनकर दो नक्षत्र एक चरण से बनकर मेष राशि बनता है, और मेष से ही मंगल आए। ठीक है। इससे भी आप जब नीचे जाएंगे तो आप चरण का भी विभाजन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे समझेंगे। तो ये तो 27 नक्षत्र हो गए। 27 नक्षत्र के यहाँ पे आप देवता भी देख रहे होंगे, उनके स्वामी। जैसे अश्विनी के केतु हैं, भरणी के शुक्र हैं, कृतिका के सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्र हैं, मृगशिरा के मंगल हैं, आद्रा के राहु हैं, पूर्णवसु के गुरु हैं, पुष्य के शनि हैं, श्लेषा के बुध हैं। ऐसे करके तो ये भचक्र तो निर्धारित हो गया, इस पे ही ये कार्य करते हैं। अब पुनः हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये जो कार्य कर रहा है, ये जो भचक्र कार्य कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ये ग्रहों से, और जब इसके बारे में आप नारद पुराण या अन्य पुराणों को पढ़ेंगे तो इसमें यह स्पष्ट करता है कि ये जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा के पति हैं। माफ कीजिए, चंद्रमा की पत्नियां हैं। ये 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र जो हैं वो 27 दक्ष की कन्याएं हैं। रोहिणी की इच्छा हुई विवाह करने की चंद्रमा से, तो दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह इससे करवा दिया, चंद्रमा से करवा दिया। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है चंद्र भ्रमण मार्ग से। अर्थात चंद्रमा यहाँ भ्रमण करते हैं, इसलिए इसे चंद्र भ्रमण मार्ग कहा गया। इनमें वो नित्य गोचर करते हैं। एक श्लोक में वर्णन किया गया, जैसे ऋग्वेद में लिखते हैं, अपत्ते तावयो यथा नक्षत्रा यंत कुतो भी सुराय विश्व चक्षुषे। इसका तात्पर्य है, इसका कि जब भगवान सूर्य सूर्योदय में आते हैं तो चंद्र और चंद्रमा के साथ सभी नक्षत्र वैसे ही लोप हो जाते हैं, वैसे ही छिप जाते हैं, जैसे सिपाही के आने से चोर छिप जाता है। अब इसे हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि यजुर्वेद भी इसके बारे में स्पष्ट कर रहा है कि नक्षत्र हैं। पुनः यजुर्वेद में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं, अथो नक्षत्राणां मेघा मुखस्थते सोमा आहिता। सोम जो है वो चंद्रमा का नाम। और यहाँ पे मेघा जो शब्द लिया गया है वो
चार पांच नक्षत्रों को लेकर, जैसे पुख नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, रेवती है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, इन सभी के यहाँ पे नाम वर्णन किए गए हैं। ये जो उपनिषद आप पढ़ेंगे, तो उपनिषद में तैत्तिरीय एक उपनिषद है। इस उपनिषद में भी नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। उसमें कहते हैं तैत्तिरीय कि देव गृहा वै नक्षत्राणि यह एवं वेद गृहवे भवति ही। अर्थात यह जो नक्षत्र हैं वो देवताओं के गृह हैं, और जो देवताओं के घर हैं, गृह हैं, वो 27 अलग अलग देवता हैं। इसका वर्णन हम आगे 27 नक्षत्रों के जो अलग अलग देवता हैं उस पे बात करेंगे, उसके बारे में कहता हूं। पुनः कहते हैं बृहति यह सुमृतम विभति, अर्थात बृहस्पति यह सुवृतम विभति, यह भी ऋग्वेद में आता है। अब इसका तात्पर्य है कि एक बार बृहस्पति अर्थात गुरु की इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म तेज को प्राप्त करूं। ब्रह्म तेज हमारे अंदर चला है, उनकी प्रबल इच्छा है। उन्होंने यह किया कि भाई जब ब्रह्म तेज मुझे प्राप्त करना ही है, तो ऐसा करते हैं हम कि पुख नक्षत्र के दिन दूध से बना हुआ खीर हम पुख नक्षत्र को आहुति में प्रदान करते हैं। तो उन्होंने पुख नक्षत्र के दिन दूध से बना खीर पुख नक्षत्र को दिया, उससे आहुति उन्होंने दी, जिससे उनका एक और नाम रखा गया जिसे कहते हैं हम ब्रह्मवर्चसी। ब्रह्मवर्चसी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपनी संकल्प मात्र से अपने मनोरथों को पूर्ण कर सके, जिस व्यक्ति को अपनी वाणी पे संयम हो। जैसे नवम भाव को हम लोग मानते हैं क्या बृहस्पति का घर है, दूसरे से वो आठवां होता है। आपकी वाणी संयमित है या नहीं है वो भाव आपका बता देगा। वचन का पालन, चरित्र की उच्चता और मनोबल, यह सभी कहाँ से आता है? ब्रह्म वर्चस्व से ही प्राप्त होता है। या हम यह कह सकते हैं यूटिलाइजेशन को लेकर कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पुख नक्षत्र को और गुरु के जो गुण, गुरु के जो गुण हैं, जो गुण हैं उनका यदि पालन करता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति ब्रह्म वर्चसी हो जाएगा। ब्रह्म वर्चसी अर्थात क्या हो जाएगा? उसमें तेज आ जाएंगे, वो गुणी हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति उसे हो जाएगी। पुनः यजुर्वेद में एक मंत्र मिलता है, पूरे मंत्र हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। उसमें आता है स चंदो नक्षत्रा नाम अधिपति, स चंदो नक्षत्रा नाम अधिपति। अर्थात सभी नक्षत्रों के अधिपति कौन है? पति कौन है? चंद्रमा है। एक और शब्द इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो यह मिलता है कि भाई सबसे प्रिय जो है वो कौन है? तो सबसे प्रिय रोहिणी है। सबसे प्रिय रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा की, और फिर सभी एक साथ आते हैं। तो जब किसी भी चीज को हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ को भी पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि उसके महत्वों को समझना। महत्व अर्थात उसके फल को समझना। क्योंकि जब तक हमें उसके फल की कोई जानकारी नहीं होती है, तब तक ना हम उसे समझ पाते हैं, ना उसे हम समझना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि आप 30 दिन काम करेंगे तो 31वें दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए कार्य करते हैं क्योंकि आपको पता है फल मिलेगा। तो वैसे ही यह जो 27 नक्षत्र हैं, यह आपको क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में एक बार आपसे बात कर लें। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र में किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो वो कार्य आपको ऐश्वर्य प्रदान कराता है। ऐश्वर्य क्या है? जिसे हम आज के जमाने में कहते हैं कि भाई यश की प्राप्ति होना, यश की प्रेम गुरु जी। प्राप्ति होना। ठीक है, तो वो ऐश्वर्य है। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। हाँ, फेम भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। भरणी, भरणी हमें वैभव देता है। भरणी हमें वैभव देता है, वैभव अर्थात भोग विलासता देता है, जिसे हम आज के जमाने में कहते हैं वो क्या है? चतुर्थ भाव को क्या कहते हैं हम लोग? लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें भरणी आपको देगा। अब इसे यूटिलाइजेशन के तौर पे समझिए, ना कि समझिए कि भरणी आपको देगा।
जैसे अश्विनी में किसी भी कार्य को करेंगे तो उससे आपको फेम मिलेगा, भरणी में किसी भी कार्य को करेंगे उससे आपको वैभव मिलेगा, लग्जरी कंफर्ट मिल जाएगी आपको। अब अश्विनी मान लीजिए किसी का केतु है, अश्विनी में मान लीजिए किसी का शनि आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो शनि उसे फेम दिला देगा। भरणी में किसी का बुध आ रहा है, तो बुध उसे क्या दिला देगा, वैभव दिला देगा। कृतिका, कृतिका सुख को देता है। कृतिका और रोहिणी क्या है, सुखप्रद है, सुख को प्रदान करते हैं, और सुख जो है वो वैभव ऐश्वर्य से कहीं ऊपर है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य तो सिर्फ आपको फेम दे रहा है, वैभव आपको सिर्फ कंफर्ट दे रहा है, लग्जरी, लेकिन सुख जो है वो सर्व तरीके से, वो कहते हैं ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी। अब वो कैसे संत को है, संतोष में ही सुख है। तो कृतिका रोहिणी जो नक्षत्र है वो आपको वो प्रदान कराता है। मृगशिरा हर तरीके से आपके लिए अच्छा नक्षत्र है, अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी ग्रह आपका बैठा हो तो वो ग्रह आपको हर तरीके से, एक शब्द होता है कल्याण, जिसे हम पूर्ण तरीके से समझेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो आपको मृगशिरा दे देगा। आद्रा शांति प्रदान करता है। अब कहेंगे आद्रा नक्षत्र तो भाई राहु का है, और आप कह रहे हैं कि आद्रा शांति प्रदान करता है, बिल्कुल आद्रा क्या करेगा, आपको शांति देगा। पूर्णवसु और पुष्य नक्षत्र वाक्य शक्ति देता है, अर्थात आपकी बोलने की शैली, आपकी जो वाक्य शक्ति है वो पूर्णवसु देगा और पुष्य दे देगा। अश्लेषा आपको ज्ञान देता है, मघा आपको प्रगति देता है। जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा आते हैं तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि चंद्रमा इन नक्षत्र से होकर कब गुजरे हैं। ठीक है। मघा आपको प्रगति देता है, पूर्वा फाल्गुनी आपको पुण्य प्रदान कराता है, उत्तरा फाल्गुनी भी आपको पुण्य प्रदान कराता है। हस्त जो है वो आपके लिए कल्याणकारी है, चित्रा कल्याणकारी है। ये जो चीजें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं यह सभी वेद से लिए गए हैं, वेदांग है। अनुराधा, सर्व प्रकार अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये तीन नक्षत्र जो हैं वो सभी प्रकार से मंगल है, अर्थात सुखी, सुख को प्रदान करने वाले हैं। हम लोग कहते हैं मांगलिक कार्य हमारे घर में हो रहा है तो वो मंगल है। पूर्वा साढ़ा हमें हर प्रकार से, क्या हम यह कहें कि हमें अन्न प्रदान कराता है। उत्तराषाढ़ हमें बल देता है। अभिजीत हमसे पुण्य कराता है। श्रवण रीति का पालन कराता है, घनिष्ठा रीति का पालन कराता है। शतभिखा जो है वो हमें लग्जरी और कंफर्ट देता है। पूर्वा भाद्रपद सुख नहीं, उससे भी कहीं ऊपर का सुख देता है। और उत्तरा भाद्रपद भी। रेवती ऐश्वर्य देता है, अर्थात रेवती और अश्विनी क्या है, ऐश्वर्य देते हैं। अपने कुंडली में आप जाकर देखिए कि आपने की कुंडली के अंतर्गत कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा है। ठीक है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो उससे फिर आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ठीक है। यहां तक आप लोगों का कोई प्रश्न है, बताइए। नक्षत्र उसे कहते हैं जिसका कभी क्षरण ना हो, अर्थात जो कभी अपने स्थान से न हट सकता है, जो कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता है,
जिसका कभी क्षरण ना हो सके वो नक्षत्र है। जैसे ध्रुव नक्षत्र होते हैं, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं या अन्य प्रकार के नक्षत्र हैं, वो भी कैसे कार्य कर रहे होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। 27 नक्षत्र सभी को पता है कौन कौन से हैं। एक एक करके हम सब पे चलेंगे, जैसे अश्विनी है, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, इन सब पे एक एक करके हम चलते चलेंगे। 27 नक्षत्र पता है, 27 नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो आप लोगों को पता है, जी सर। उसमें कोई समस्या नहीं। सूर्य के स्वामित्व में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं बताइए। सूर्य भरनी, के पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। कौन कौन भरनी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व भाद्रपद। सूर्य के हैं नक्षत्र तीनों। नहीं सर, सॉरी सॉरी, ये कृतिका, कृतिका उत्तर फाल्गुनी होता है। ये शुक्र के हैं सर। वही हम। और मंगल के नक्षत्र क्या क्या है। मंगल के हैं सर मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। शनि के शनि के हैं सर पुष्य और अनुराधा और उत्तर आषाढ़। भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, हाँ सॉरी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। से उत्तरा भाद्रपद पद के देवता कौन है। देवता में सर थोड़ी सी भी देवता उनके उत्तर भाद्रपद के देवता ध्यान नहीं है सर उसको। देवता समय नहीं। ठीक है, तो जब एक एक नक्षत्र को हम करेंगे तो हम समझते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले ग्रहों को हम प्रारंभ किए थे, तो आप लोगों को याद होगा कि ग्रहों में सबसे पहले हमने उनके गुण से बात की थी, अर्थात कौन गुण है वो। गुण अर्थात सात्विक हैं, राजस हैं या तामस हैं। तो वैसे ही जब हम नक्षत्र को प्रारंभ कर रहे हैं तो नक्षत्र को भी हम वैसे उसी तरीके से लेंगे और यह समझेंगे कि नक्षत्र में कौन सा, नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र जो हैं वो सात्विक हैं, कौन कौन से नक्षत्र जो हैं वो तामस है, कौन कौन से नक्षत्र जो हैं वो राजस को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो सूर्य के नक्षत्र हैं, चंद्र के नक्षत्र हैं और गुरु के नक्षत्र हैं, यह सभी नक्षत्र हमें सात्विक के रूप में मिलते हैं। उसके बाद वह नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है और केतु का नक्षत्र है, वह हमें तामस के रूप में मिलते हैं। बुध और शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो हमें राजस के रूप में मिलते हैं। ठीक है। आज का दो टॉपिक हम लेकर चले थे, आसमान में यदि आप लोगों को हो तो एक नक्षत्र जो प्रारंभ को दर्शाता है वह, और एक वह जो आज हम डाले थे ग्रुप में कि भाई इस पे चर्चा हम करेंगे। और उस पे चर्चा करने का तात्पर्य है कि हम यह तो समझते हैं कि हमारे कुंडली के अंतर्गत हमारा, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमें शिक्षा कैसी प्राप्त होगी, गुरु का सानिध्य कैसा मिलेगा, ये सारी चीजें हम समझते हैं। लेकिन जब बात आती है हर अलग अलग पर्टिकुलर भाव की, जो हमें समझ में आया और आप लोग समझ समक्ष हम रखना चाह रहे हैं, जैसे कर्म है, ठीक है। जी। अ, जैसे हमारा कर्म है, ठीक है, तो कर्म के लिए हम किन चीजों को देखेंगे।
आपने अक्सर देखा होगा, आप उन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यह जो भाव है वो आपके कर्म का भाव है। और इससे जो नवम है, आज हम भृगुनंदी को भी थोड़ा टच करेंगे। टच करेंगे तात्पर्य है ना कि जब आप इसे समझ रहे होंगे तो भृगुनंदी को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भृगुनंदी कैसे कार्य करता है। अब हमें यह जानना है कि यह भी जो व्यक्ति है अपने कर्मों को कर रहा है, लेकिन अपने कर्मों को करने में किस प्रकार का ज्ञान लगा रहा है, अर्थात किस प्रकार की सलाह इसे मिल रही है। वो सलाह कौन बताएगा? इससे नवम बताएगा। किस बुद्धि से यह इस कार्य को कर रहा है, यह पंचम बताएगा। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, यही भृगुनंदी नाड़ी है। इसमें ही सिमट के रह जाता है भृगुनंदी नाड़ी। और भृगुनंदी नाड़ी विशेष रूप से कारक तत्वों पे कार्य करती है। तो यह जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, इस कर्म के पीछे बुद्धि इसकी कितनी लगी है वो कौन बताएगा? इसका दूसरा भाव बताएगा। जो आज तक हमने आपने कभी नहीं ये सोचा होगा कि क्या दूसरा भाव के हम दूसरे भाव का कर्म से कोई संबंध बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे आप लोगों की कुंडली हम सामने रखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ भी पाएंगे और उस पर हम अच्छे से बात भी कर पाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली होगी जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, और फिर उस पर कोई बातचीत हो नहीं पाएगी अच्छे से। जैसे ये कुंडली राहुल जी की है, ठीक है। और इनसे इससे जो पंचम भाव है वहां बुद्ध बैठा है, ठीक है। तो अपने प्रोफेशन के अंतर्गत बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग ये करते होंगे। राहुल जी, आप जो भी आपका है वो हाँ ना आप चैट में डालते रहेंगे, ठीक है। अब सलाह जो है, जब कर्म में इन्हें सलाह लेने की बात आती होगी तो जाते होंगे किसके पास? अपने बड़े बुजुर्गों के पास, क्योंकि शनि वहां बैठा है। ज्ञान की बात जहां आती होगी कर्म में, एक्सपीरियंस की बात जहां आती होगी कर्म में, वो इसे दर्शाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा भाव है, वो दूसरा भाव भी इन चीजों को दर्शा रहा है। जैसे वहां बुद्ध बैठा है, बुद्ध के साथ में और कौन आ रहे हैं? हाँ, तीसरे भाव का स्वामी बुद्ध है और साथ में 12वें का स्वामी बुद्ध, ठीक है। हम दसम को लग्न मानकर चलें तभी वो तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी हो रहा है। अर्थात यह अपनी बुद्धि में कर्म को लेकर बहुत ज्यादा ही इंटरनेट का और अपने छठे भाव का उपयोग करते हो, बहुत ज्यादा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसी का पंचम भाव है, अब पंचम भाव से वो शिक्षा कैसी ग्रहण करेगा, तो हम तो वहां पंचम भाव को देख लेंगे। लेकिन वो शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करेगा, क्योंकि सबके पढ़ने की, पढ़ाने की, किसी चीज को समझने की शैली अलग अलग है। कोई अलग तरीके से समझ रहा है तो कोई अलग तरीके से समझ रहा है। हम लोग के पास भी होता है कि हम लोग 10 के पास जाते हैं, एक के पास चीजें समझ में आती हैं और चार के पास नहीं आती हैं, या चार के पास आती हैं एक के पास नहीं आती है। तो वो आपको पंचम से पंचम बताएगा, नवम भाव बताएगा। लग्न आपका यह बताएगा कि आप जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उसमें किस प्रकार का सलाह, किस प्रकार की चीजों को आप अपने समक्ष रखेंगे। जैसे मान लीजिए दसम भाव से नवम में मंगल बैठा हो, दसम भाव से नवम में मंगल बैठा हो, तो वो किस प्रकार की चीजों को देगा व्यक्ति को, बताइए। नवम भाव क्या नवम में जब मंगल बैठेगा तो क्या करेगा?
उसको अपने प्रोफेशनल स्थान पे थोड़ा सा उग्र बना देगा, जल्दीबाजी को लेके वो चला आएगा। और जहां हम बात कर रहे हैं, वो सर एक्टिव भी तो रहेगा, अपने प्रोफेशन में पूरा एक्टिव भी तो रहेगा वो, वरना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां हम बात कर रहे हैं नवम भाव की, नवम भाव को हम गुरु से देखते हैं, अर्थात वहां कौन है, गुरु हमारा विराजमान है। ठीक है। वो सलाह किन लोगों से लेगा? वो सलाह सर अपने मतलब जो कलीग रहेंगे या उनके साथ साथ पार्टी जो मतलब साथ वाले लोग रहेंगे उनसे। व्यक्ति उन लोगों से सलाह लेगा जो कलीग होंगे, सीनियर्स। वो तो ठीक है। और साथ में उन जूनियर्स। लोगों से सलाह होगा जो व्यक्ति जल्दी में कार्य कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, उससे जाकर पूछेगा भैया क्या करना है। जैसे आपकी कुंडली में राहुल जी, आपके कर्म भाव से पंचम में बुध बैठा है, जी। तो आप अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं अपने कर्म में, वो बताइए। सर उसका बुद्धि से काम ही है पूरा। बुद्धि से ही काम है, अर्थात बुध वहां बैठा है तो वो अच्छा आपको बैलेंस करके चल रहा है। बिल्कुल सर। और वहां से फिर नवम में शनि आ गया, तो जो पुरानी चीजों को दर्शाता है, और साथ में वह उन लोगों से सलाह लेने की बात करता है जो उससे नीचे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि शनि क्या है, सर्वेंट है। और तभी इस पे काम कीजिएगा कि कोई सर्वेंट आपको सलाह दे रहा है, भाई भैया आप ये नहीं ऐसे कर लो, तो आप उसे कीजिए, बेहतर रिजल्ट आपको ला कर दे देगा। नहीं बिल्कुल सही है सर। ठीक है। अब जैसे किसी का पंचम भाव है, पंचम भाव पे भी हम बात कर रहे थे, हम बात करते हैं मोक्ष के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। जैसे 12वां भाव है जो मोक्ष को दर्शाता है, तो उससे पंचम, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, जो चतुर्थ भाव बनता है, तो उस मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो बुद्धि कौन देगा, वो लर्निंग कौन देगा, वो आपका चतुर्थ भाव बताएगा। और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, चतुर्थ पे दृष्टि किसकी जा रही है, तो मंगल के चंद्रमा की जा रही है। मंगल पंचम दशम का स्वामी है। अब पुनः ये कह रहा है भैया लर्निंग करो, कर्म करते रहो, चीजें मिल जाएंगे, भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लग्न का स्वामी भी देख रहा है, तो ठीक है। अब उससे नवम जो अष्टम भाव है, वो बता रहा है कि अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए गुरु कौन होगा, कौन आपको अध्यात्म की ओर अग्रसर करेगा, लेकर जाएगा। तो ठीक देखिए, बुद्ध है सामने बैठा हुआ, अब बुद्ध अष्टम भाव को देख रहा है, तो एक तरीके से देखिए कि बुद्ध का संबंध आपको 12वें भाव से फिर दिख रहा है। तो पुनः यह कहने का प्रयास कर रहा है भैया छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, आप जैसे चल रहे हैं वैसे आप चलते रहिए, आपको सारी चीजों की प्राप्ति होती चली जाएगी। अब वहां बुद्ध बैठा है था, बुद्ध क्या है, बालक है, वो आपको आध्यात्मिक ओर लेके चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम तीसरे भाव को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको चीजें बताते हुए मिलेगा, आप उसे समझ भी पाएंगे। ये तो आपका हो गया 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 का टाइम, जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। उससे पंचम और नवम जाकर कि उस भाव को कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे बुद्धि विवेक ज्ञान से बड़ा कुछ होता है कुंडली में, या फिर और कुछ होता है कुंडली में? नहीं सर। वही सर्वत्र है। हम्म। यदि हमें पता चल जाए
कि मेरी माता जी के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, हम्म। जैसे आपके चतुर्थ से पंचम, और नवम आपका बुद्ध हो जाए, नवम आपका 12वां भाव, चतुर्थ आपका अष्टम भाव। हमें यह पता चल जाए कि मेरी जो माता जी हैं वो पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए, वो कहती हैं भाई यदि कोई मुझे कष्ट भी मिल रहा है, हम आपकी माता की बात कर रहे हैं राहुल जी, कोई कष्ट भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, कष्ट डालेंगे लेकिन पारिवारिक संबंध ठीक ठाक रहे, बना रहे। ठीक है। जी। और जब हमें ये क्या उनकी बुद्धि बता रही है, वो कौन बता रहा है, अष्टम भाव बता रहा है। और ठीक उससे नवम, वो आ जाएगा माता के लिए सलाह, या माता का सलाह, माता के लिए सलाह आ जाएगा। फिर वो आ जाएगा कि भाई माता के लिए गुरु। ठीक है। हमने आपसे ग्रुप में यह बातें की थी कि हम षष्ठियांश को जाकर देखेंगे और षष्ठियांश को समझेंगे कि क्या हमें अपने पूर्व जन्म के लिए, जो इससे पहले जन्म हमारा हुआ उस जन्म के लिए, कर्मों को कौन से ऐसे ग्रह थे जो हमारे कर्मों को बना रहे थे या बिगाड़ रहे थे। जैसे यदि ये समझ पाइए तो बहुत अच्छा टेक्निक है। भाई हमारा तो कर्म हमें बता रहा है लग्न से दशम कि भाई हमारा कर्म है, लेकिन हम कर्म को करने के लिए कौन सा ऐसा कर्म करें, कर्म को करने के लिए कौन सा ऐसा कर्म करें जो हमारे कर्म के पद को प्रदर्शित कर सके, उसे बना सके, वो कौन बताएगा, वो सप्तम भाव बताएगा। जैसे चतुर्थ से सप चतुर्थ से दसम, अर्थात वो बताएगा माँ का कर्म, वो कौन, लग्न बताएगा। माँ के लिए आपको क्या कर्म करने चाहिए, आपको अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए देखिए कौन सा कर्म आता है, पंचम से ठीक दसम दूसरा भाव है। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दूसरा भाव का प्रभाव हमारे शिक्षा के जगत में, शिक्षा के लिए कितना बहुत कितना महत्वपूर्ण है, कितना बेहद जरूरी है। ऐसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं। ठीक है। ज्योतिष के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या कर्म है, बता सकते हैं आप लोग। बताइए। ज्योतिष को पढ़ने, सीखने या प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा ऐसा कर्म है जो कहता है वे कि बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस। और कुछ। सात्विक रहना। सात्विकता। यदि इसमें हम ऐड कर दें कि भाई ज्योतिष को करने के लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म और कुछ ना कुछ हमेशा लर्निंग करते रहना आवश्यक है, तो कैसा रहेगा। हाँ, वो तो नॉर्म, वो तो बिल्कुल सही। अष्टम से दसम कौन सा भाव आ रहा है। अष्टम से दसम आ जाएगा पंचम। पंचम भाव को जितना बेहतर करते चले जाइएगा उतना बेहतर आपका कार्मिक रूप से ज्योतिष होते चला जाएगा। जैसे हम षष्ठियांश कुंडली में हम देखते हैं कि यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के बारे में बताता है। तो पूर्व जन्म के कर्म के बारे में बताता है, तो इससे दसम भाव कौन है, दसम भाव में कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, जो हमारे कर्मों को दर्शा रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्मों को, अर्थात पूर्व जन्म के जो कर्म रहे हैं वो हम कैसे किए। और इस जन्म में भी आप देखिए कि मंगल ही दसम भाव में बैठा। अब उसके साथ यह देखिए आप कि उस दसम भाव से दसम में कौन गया है, शुक्र और गुरु गए हैं। अर्थात अपने कर्म को बैलेंस करने के लिए, अपने कर्म को कार्मिक साइकिल में व्यवस्थित करने के लिए आपको शुक्र और गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। आप यदि उनका सहारा लेते हैं तो निश्चित ही आपका जो प्रोफेशनल जीवन है, जो कर्म है, वो व्यवस्थित रहेगा।
जैसे मंगल चंद्रमा आपके बैठे हैं दसम भाव में, एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। ठीक है। तो इसे हम ऐसे समझ पाएंगे, अर्थात यह कि दसम से दसम, पंचम से नवम, पंचम से सप्तम। जैसे पूर्ण कौन सा भाव है, पूर्ण कौन सा भाव है? पुण्य। जी। पुण्य सर। पूर्ण 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 कर देना, पूर्ण हो जाना, कौन सा भाव है? एकादश। सप्तम। सप्तम क्या है? पूर्ण हो जाना। जैसे हम दाम्पत्य जीवन में आ जाते हैं तो कहता है हाँ भाई सेटल हो गए, कहते हैं ना कि हम पूर्ण हो गए। तो हर भाव से उससे जो सातवां भाव है वो हमें पूर्ण करता है। तो यह जाकर देखिए कुंडली में कि आपके पंचम से सप्तम अर्थात एकादश भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसकी क्या स्थितियां बन रही हैं, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, आप शिक्षा के जगत में पूर्ण हो जाएंगे। दसम से सप्तम अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए, जैसे जिसके कुंडली में केतु सप्तम में बैठे होते हैं वो किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण में हम अपने आप को हर बार रखते हैं कि मेरे कुंडली में दसम भाव से केतु का कहीं ना कहीं संबंध हमें दिखता है, और उसका यह होता है कि कोई भी, जैसे लाल किताब देख लीजिए, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। स्टार्टिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसका पूर्ण जो है ना वो बहुत संघर्ष में आ जाएगा। तो उससे ठीक विपरीत यह जाकर देखिए कि पूर्ण वो चीजें को कैसे कर पा रहा है, वो पूर्ण बता देगा। जैसे उस भाव से छठे भाव को जाकर देखिए, वो आपको जो विद्रोह है, बाधक है, वो बताए। कैसे बताएगा? जैसे आपका कर्म है, तो कर्म से छठे भाव को देखिए जाकर। अब वो छठा भाव आपको ये बता देगा कि आपको आपके कर्म में आपका विरोध कौन कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आपके कर्म का स्थान पे कहाँ से आ रही है, वो बता देगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ आपके कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है तीसरे भाव पे, जो दसम भाव से छठा हो रहा है। तो यह बता रहा है यह कि आपको समस्या, विरोध कहाँ से आ रही है, आपके कदम में कोई समस्या आ रही है तो कहाँ से आ रही है, वो आपको स्पष्ट कर दे रहा है। जैसे आठवां पंचम भाव है, तो पंचम भाव आपको ये बता देगा कि आपके कदम में समस्या क्यों और कहाँ से आ रही है। एक प्रश्न है हमारा आपसे, जैसे आपसे कि सप्तम भाव से अष्टम में बुध बैठे हैं। आठवां भाव सप्तम से अष्टम क्या हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन, वहां बुध बैठे हैं। और वहां बुध बैठे कैसे हैं, वो नवम के स्वामी होकर बैठे हैं और छठे के स्वामी होकर बैठे हैं। तो वहां नौवा भाव आ गया और साथ में छठा भाव आ गया। वो किन चीजों को आपके सामने रख रहा है? मूल त्रिकोण राशि उसके नवम भाव में है। वो बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन का जो भाग्य है वो अष्टम भाव में गया है। अर्थात कुछ हो चाहे नहीं हो, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर तब हो जाएगा जब आप ज्योतिष को करना प्रारंभ कर देंगे। ज्योतिष को करते करते हर व्यक्ति के जीवन की समस्याएं धीरे धीरे ठीक क्यों होने लगती हैं? भाई यदि किन्हीं के जीवन में समस्याएं हैं तो क्षमा कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति जो ज्योतिष कर रहा है उसके जीवन की धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? हर भाव से उसका अष्टम भाव उसके कष्ट को दर्शाता है, और हर भाव सर से उसका अष्टम जो है वो ज्योतिष आ रहा है। बताइए उससे राहुल जी। पता भी उससे पता भी चल जाता है ना कि कोई फायदा नहीं जो हो रहा है होने में।
वो भी है, लेकिन उससे अष्टम भाव उसके कष्ट को दर्शा ही रहा है। ठीक है। जैसे आपकी नौकरी का कष्ट क्या है वो आपको लग्न बता देगा। तो इसे आपके सामने हम रखना चाह रहे थे, और मेरी इच्छा थी कि भाई इसे आपके सामने रखे तो आप समझ पाए। और इसे हम लग्न कुंडली पे ना, इसे षष्ठ्यांश कुंडली के बारे में हम बात कर रहे थे इससे, कि यह जो है वो आपके इस जीवन में, जैसे आपका मंगल से अष्टम अर्थात दसम भाव से अष्टम में राहु बैठा है, आपके दाम्पत्य जीवन के अष्टम में कोई नहीं बैठा है, लेकिन उस पर दृष्टिवत किसी की दृष्टिवत भी किसी का प्रभाव नहीं जा रहा है। ठीक है। उसका स्वामी जो है वो खुद सप्तम में है, अर्थात अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आ गया है, जो दाम्पत्य जीवन में कष्ट को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। अब वहां पे क्या करना है, आपको गुरु को ठीक करना है। शिक्षा से अष्टम 12वां भाव, उसका स्वामी आपके सप्तम में आ गया है। तो षष्ठ्यांश कुंडली से हम उपाय कैसे करेंगे, विशेष रूप से हम इस पे भी बात कर रहे हैं कि हर भाव से अष्टम भाव को जाकर देखिए। जैसे पिता है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ इधर है। तो ये इन चीजों को दर्शा रहा है। अब एक और देखिए, जैसे कारक ग्रह आपके हैं, कारक ग्रह आपके, अब सूर्य है, तो सूर्य से अष्टम में देखिए, वो आपके पिता कष्ट के बारे में बताएगा। चंद्रमा से अष्टम में देखिए, आपके माता कष्ट के बारे में बताएगा। मंगल से अष्टम में देखिए, आपके भाई के कष्ट के बारे में बताएगा। बुध से अष्टम में जाकर देखिए, आपके कम्युनिकेशन या अन्य चीजों के बारे में बताएगा। फिर शुक्र से अष्टम में जाकर देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएगा। जैसे तीन चीजों पे ज्योतिष कार्य कर रहा होता है। एक क्या है, कारक, जो पत्नी कारक जैसे शुक्र है वो। दूसरा सप्तम भाव, और तीसरा सप्तम से सप्तम भाव, और चौथा शुक्र से सप्तम भाव। ये चार चीजें यदि आपके कुंडली में व्यवस्थित तरीके से हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। शिक्षा के लिए पंचम भाव, बुद्ध, बुद्ध से पंचम भाव, और पंचम से पंचम भाव। ये चार घर यदि आपकी व्यवस्था में हैं, अच्छी अवस्थाओं में हैं, तो आपके शिक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं जाकर वो समस्या क्रिएट कर ही देगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे समझेंगे। जैसे नक्षत्रों के देवता आप लोगों के कंप्लीट नहीं ना है, या कंप्लीट है? सर आपने लिखवा दिया था सारे नक्षत्रों के देवता को, याद नहीं है लेकिन कंप्लीट है सर। चलिए ठीक है। तो उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि देवता पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बृहस्पति के अंदर पुख है। ठीक है, पुख तो शनि का नक्षत्र है, लेकिन वो तो वहां शनि गुरु, का है सर। हाँ गुरु वहां जा रहे हैं तो गुरु पुख योग बन रहा है। ठीक है। वैसे ही जैसे कृतिका नक्षत्र है, कृतिका तो सूर्य का नक्षत्र है, लेकिन कृतिका हम्म। नक्षत्र में हवन करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से अग्नि भी, देवता की वजह से, इनके हाँ देवता अग्नि है इसलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है वही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि एक बार आप देवताओं को जो है वो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा। देवताओं से बहुत अच्छे से कार्य होते हैं सर। जी सर। जैसे
आपकी कुंडली में है, तो आपकी कुंडली में लग्न पुख्य है, ठीक है, और जी। 4.13 डिग्री, 4.33 डिग्री का है। हम्म। अब 4.33 डिग्री अर्थात ये दूसरा चरण में चला गया। हम्म। ठीक है। अब आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी होंगे? कैसे व्यक्तित्व के स्वामी अर्थात किस ग्रह से आप डोमिनेटेड होंगे, वो आपका चरण बताएगा। और ये चरण कैसे निर्धारित होता है? ये चरण निर्धारित होता है नववांश से। 3.20 डिग्री सर। हाँ जी, पुनः बताइए क्या बोले आप? 3 डिग्री 20 मिनट से ना। हाँ, तो 3 डिग्री 20 मिनट पार करके 4.33 पे आ गया है, तो दूसरे नववांश में है, जी 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 सर। अर्थात दूसरे चरण में गया है। अब जी। मुख्य के दूसरे चरण के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। ठीक है। अर्थात आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंध रख रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बुद्ध से उसका संबंध होगा। अब शुक्र जो बैठे हैं, वो शुक्र 5.5 में बैठे हैं, अर्थात शुक्र ही पुख्य नक्षत्र में बैठे हैं, 5.5 में आ गए हैं। तो इसका जो संबंध है, शुक्र 5.5 में आकर ये भी कहाँ आ गए? पुख्य के दूसरे चरण में आ गए, और दूसरा चरण का स्वामी कौन है? बुद्ध है। गुड। ठीक है। तो शुक्र अर्थात दाम्पत्य जीवन को ले सकते हैं, शुक्र अर्थात आप धन को ले सकते हैं, शुक्र अर्थात अध्यात्म को ले सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका शुक्र कौन सी राशि में है? 4 8 12 में है। ठीक है। एक 1 4 7 10 में है, दूसरे नववांश में है। ठीक है। अब दूसरे नववांश में होने का चर राशि से हम चढ़ेंगे, तो 4 के बाद सीधा कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे कि शुक्र के साथ बुध आएंगे, बुध के साथ सूर्य भी आएंगे। ठीक है। अब यहाँ सूर्य भी आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में सूर्य की भी प्रधानता आपको दिखेगी। जैसे कहीं आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, उसमें आपसे बहुत सारी चीजें मांगी जाती है। आप जब लोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपसे मांगी जाती है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां के एक बॉस भी आपके होंगे, तो जो नक्षत्र है वो बॉस के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपका जो नक्षत्र है, जैसे मंगल भरणी नक्षत्र में है। ठीक है। और भरणी का अधिपति शुक्र है। अब शुक्र यहाँ अच्छी अवस्था में होगा, तो आपका जो प्रोफेशन है वो व्यवस्थित होगा। प्रोफेशन क्या होगा? व्यवस्थित होगा। यदि शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं है तो यहाँ समस्या आ जाएगी। जैसे आपका मंगल के अंदर शनि चल रहे हैं 12 10 2023 से, जो अभी चल भी रहे हैं। अब शनि किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देंगे, उसका निर्णय कौन करेगा? कौन सा नक्षत्र है भाई? पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ा है। ठीक है। अब पूर्वाषाढ़ा के अधिपति कौन है? पूर्वाषाढ़ का अधिपति है शुक्र ना सर। बिल्कुल, शुक्र है। अब इस शनि का निर्धारण कौन करेंगे? शुक्र करेंगे। अब ये नहीं कि पूरा निर्धारण करेंगे, नहीं, ये यह निर्धारित करेंगे कि आप किस माइंड सेट के साथ काम करेंगे। आप लग्जरी के साथ काम करेंगे या आप एक सर्वेंट बन के काम करेंगे, वो आपको ये शुक्र बताएगा। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप एक सर्वेंट बन के बिल्कुल नहीं काम करते हैं, आप एक माइंडसेट काम के साथ काम कर सकते हैं, भाई हम ही राजा हैं। क्या हम सही है राहुल जी? जी सर। अब वहां क्यों आ रहा है? क्योंकि शनि जो है उस बैठा है वहां। तो शुक्र शनि के साथ यहाँ पे शुक्र के भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं।
हम शनि को ढूंढते परेशान रहेंगे, भाई शनि है, शनि है, शनि है, शनि है, यहाँ क्या होगा, क्या होगा। ठीक है। अब इसके साथ शनि आपके क्या हो रहे हैं, ठीक, जैसे अभी एक डेमो का तौर पे रख लीजिए, हम इन सभी चीजों को एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। जैसे शुक्र आपका क्या है, जन्म है। सूर्य संपत है। चंद्रमा विपत है। मंगल क्षेम है। राहु प्रत्ययी है। गुरु साधक है। शनि बध है। अब यह जो दशा आपका है, वो कैसा रिजल्ट आपको देगा, वो कौन बता रहा है? आपका शनि बता रहा है। 12/10/2023 से शनि जब से चले हैं, तब से कौन सा तारा एक्टिव हुआ है? बुध तारा एक्टिव हुआ है। अब उसका जो लॉर्ड है वो कौन है? बुध तारा का लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड। वो हो रहा है भरणी। भरणी के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। शुक्र कौन सा तारा हो रहा है? जन्म तारा हो रहा है। तो जन्म तारा, बुध तारा जो है वो जन्म तारा के अंतर्गत आ रहा है। तो इसलिए चीजें क्या हो जाएंगी, 50-50 में परिवर्तित हो जाएंगी। अर्थात जहां पे आपको 100 में 100% कष्ट मिलने चाहिए थे, वहां 50 कर देगा, लेकिन कष्ट वो देगा, क्योंकि वो बधा गया है। जैसे तीसरा, पांचवा, सातवां तारा यदि किसी के कुंडली में बन रहा हो, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो आपको समस्या देगा ही देगा। ठीक है। उस पर भी बात करेंगे हम। उसके साथ फिर आता है आपका सभी नक्षत्रों के, जैसे अलग अलग 27 से 28 नक्षत्रों के अलग अलग अंग होते हैं, शरीर के अंग हैं। जैसे आपका पुख्य है, तो पुख्य का चेहरा है। पुख्य किसे रिप्रेजेंट करता है? चेहरे को बनाता है, चेहरे के बारे में बताता है। ठीक है। अब पुख नक्षत्र में यदि पाप ग्रह चले आए, तो चेहरे में किसी न किसी प्रकार चोट लगेगी, या किसी न किसी प्रकार चेहरे को समस्या रहेगी, होगी। ठीक है। जब उसकी दशा आएगी तब, तो आपके कुंडली में लग्नेश पुख है, सूर्य पुख में है, गुरु पुख में है, तो ये तीन ग्रह तो अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। सूर्य भी, लेकिन केतु जो है वो ठीक अवस्था में नहीं आ रहा है, मतलब 1/4 में गड़बड़ है। तो केतु की दशा में थोड़ी समस्या आपको चेहरे संबंधित हो सकती है, या फिर आपके चेहरे पे कोई कट का निशान हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 100। आश्लेषा। है या नहीं है, वो बताइए। बिल्कुल 100% सही है। चलिए। अब इसके बाद आपका आ गया चित्रा। चित्रा आपके गर्दन के बारे में बताता है, लेकिन चित्रा में आपके कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। हम बात करें अब पूर्वाषाढ़ा की। अब पूर्वाषाढ़ा पीठ है, क्या आपके पीठ में दर्द रहता है? जी सर। अब वो बहुत दर्द दिक्कत बहुत। क्यों है? शनि महाराज का नाम। हाँ, वो दर्द शनि महाराज के कारण। अब श्रवण में राहु बैठे हैं। श्रवण हमारे गुप्त अंगों को दर्शाता है। जैसे चंद्रमा भरणी है, तो भरणी हमारे पैरों के निचले भाग को दर्शाता है। तो इस प्रकार से भी हम इसे समझेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ हमें मिलता है कि दसम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में गया। जैसे आपका दसम भाव का स्वामी भरणी नक्षत्र में गया है। ठीक है। एक बात बताइए, कभी आपने अपने पूरे जीवन सात्विक ही आप रहे, या फिर कभी आपने अन्य प्रकार की चीजों का भी सेवन किया? जी सर। किया। क्योंकि भरणी क्या है, आसक्ति देता है। भरणी गुणहीन भी बना देता है, कि वो समस्या क्रिएट करता है। तो इस प्रकार ही वो काम करेगा। ठीक है। अब इसके साथ में नक्षत्रों में बहुत ही अच्छा एक होता है जिसे नक्षत्र संज्ञक कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग नक्षत्रों पे बात करता है। ये जो नक्षत्र संज्ञक है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके। जैसे आपका कोई सामान चोरी हो गया, या आपका कोई सामान जो है वो गुम गया, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में कौन बताएगा? वो नक्षत्र संज्ञक ही बताएगा। ठीक है।
फिर जैसे अंध नक्षत्र हैं, अंध में आते हैं भरणी, आद्रा, मघा, चित्ता, ज्येष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद। अब ये अंध नक्षत्र कैसे कार्य करते हैं? तो ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं अच्छे। जैसे इस नक्षत्रों में आपका कोई सामान चोरी हुआ हो तो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे अधोमुख नक्षत्र हैं, जमूल है, अश्लेषा है, कृतिका है, विशाखा है। अधोमुख अर्थात ऊपर की ओर मुख। ठीक। उग्र नक्षत्र हैं, जैसे पूर्वाषाढ़ा है। आप जब जाते होंगे अपने कार्यस्थल पे या जब नौकरी में रहते होंगे तो कभी कभी आपका स्वभाव जो है वो उग्र हो जाता हो। और उसका कारण यह है कि शनि आपका जो है छठे भाव में बैठा हुआ पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र में आ रहा है। अब ऐसे कुछ नक्षत्र मृदु हैं, रेवती है, चित्रा है, अनुराधा है, जिनका आपके कुंडली से किसी प्रकार कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इस पर भी हम कार्य करेंगे। इसके साथ नक्षत्रों के अनुसार रोग होते हैं व्यक्तियों को। जैसे अश्विनी नक्षत्र है,